हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे कि इसके नाम में ही है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो हमारी कंट्रोल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यानी प्रेडिक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखिए, ये जो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया रहता है ये बेस्ड करता है रूट्स एरे पे। अब रूट्स एरे यानी एग्जैक्टली क्या रहता है, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा क्लोज लूप सिस्टम का, उसके बेसिस पे अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी जब ट्रांसफर फंक्शन जो रहेगा इसका डिनोमिनेटर जो रहेगा हम इक्वेट करते हैं इक्वल टू जीरो के साथ, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं सो दैट उसका हम कोई एरे बना सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम रूट एरे। थोड़ी देर में मैं आपको रूट एरे एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। तो ये जो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी के अलावा ये हमें एग्जैक्टली बता सकता है कि हमारा जो एस प्लेन है इसमें राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पोल्स आते हैं। एस प्लेन जो रहता है ये रियल एक्सिस सिग्मा और इमेजिनरी एक्सिस जे ओमेगा से बना रहता है। तो ये जो जे ओमेगा है इसके राइट हैंड साइड पे यानी राइट हैंड प्लेन पे और लेफ्ट हैंड प्लेन पे, ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड है, तो एल एच एस और आर एच एस पे कितने पोल्स रहते हैं ये एग्जैक्टली हमें बताता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो मैंने जैसे बताया कि डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन व्हेन इक्वेटेड विथ जीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कुछ इस तरह से रह सकता है। हमने यहाँ पर इसको क्यू ऑफ एस कहा है। देखिए, ए जीरो एस टू द पावर एन प्लस ए वन एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस टू द पावर एन माइनस टू। इसी तरह से अगर हम इसको इसका जो पावर है, देखिए यहाँ पर n पावर था, बाद में n माइनस वन हुआ, n माइनस टू हुआ, n माइनस थ्री हुआ, इस तरह से रिड्यूस करते गए और आखिरी में s टू द पावर ज़ीरो जो रहेगा उसका कोएफिशिएंट an अगर हम कंसिडर करते हैं तो फिर हम रूट्स एरे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, रूट्स एरे में ये जो एलिमेंट्स है, अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर है। इसके जो इक्वेशन है, इसके जो कोएफिशिएंट है एस के, ये है ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से। अब हमें सबसे पहले देखना है कि जो हाईएस्ट पावर रहता है उसका जो पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है। अब ये जो हाईएस्ट पावर है ये हो सकता है इवन है या फिर ऑड है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल 6 है यानी इवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी के सभी जो एस टू द पावर इवन रहेंगे। अब एस टू द पावर 6 का सेकंड इवन हो जाएगा एस टू द पावर स्क्वायर 4, बाद में एस स्क्वायर हो जाएगा और बाद में एस टू द पावर ज़ीरो यानी ये वाला कोएफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से हमें उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स लेने हैं। तो देखिए, सबसे पावर हाईएस्ट पावर एस टू द पावर एन रहेगा, उसका इवन कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा A2, फिर से इवन कोएफिशिएंट आएगा A4, उसके बाद A6 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये रह सकता है, डिपेंड करेगा कि इक्वेशन की लेंथ कितनी है। इस तरह से हम रूट्स एरे का पहला रो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग रो रहेंगे। पहले रो में आएगा एस टू द पावर एन। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एस टू द पावर एन माइनस वन वाला रो। तो यहाँ पर एस टू द पावर एन माइनस वाला रो जो रहेगा ये इसका जो प्रीवियस अगर इवन रहा तो ये ऑड रह सकता है। जैसे ये 5, 3 और 1 जो पावर रहेगा एस का वो रिस्पेक्टिवली कोएफिशिएंट हम लेंगे। तो एस टू द पावर एन माइनस वन का कोएफिशिएंट A1 आएगा, बाद में A3 आएगा, A5 आएगा, A7 आएगा। इस तरह से ऑड कोएफिशिएंट्स यहाँ पर आएंगे। तो एक तो ये हाईएस्ट पावर इवन हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर ये ऑड हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या रहेगा, लेकिन नेक्स्ट उसके एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। इस तरह से हम पहली दो रोज यहाँ पर रूट्स एरे की बना लेंगे।
अब जो नेक्स्ट रो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट रो जो रहेगा वो रहेगा s टू द पावर n-2 का। हम फिर से यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं। तो ये हाईएस्ट पावर था, उसके बाद में हाईएस्ट पावर -1, बाद में हाईएस्ट पावर -2, इस तरह से ये रो बनते जाएगी। और नेक्स्ट एलिमेंट होगा s टू द पावर n-2। और इसकी जो एलिमेंट्स है, अब देखिए हमने जो कोएफिशिएंट्स है एस के वो सभी के सभी ले लिए। अब जो नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स है ये रहेगी b1, b2, b3, b4 इस तरह से। और फिर से s टू द पावर n-3 अगर हम कहते हैं तो ये आएगा c1, c2, c3 इस तरह से। और ये एग्जैक्टली b1, b2, b3, c1, c2, c3 क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए ये हो गया s टू द पावर n-3 का पावर, अब होगा s टू द पावर n-4, इस तरह से हम इसको छोटा छोटा करते जाएंगे। और आखिरी में रहेगा s टू द पावर 1 और उसके बाद आएगा s टू द पावर 0। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस करते हुए लेते जाएंगे और आखिरी में अपना जो कोएफिशिएंट रहता है ये s टू द पावर 0 के लिए मोस्टली ये आता है, ये अपना आखिरी वाला जो कांस्टेंट रहता है an ये आएगा। तो इस तरह से हमारे पास रूट्स एरे बनता है। अब एग्जैक्टली b1, b2, b3 और c1, c2, c3 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। आइए जानते हैं कि ये b1 हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो b1 का जो फॉर्मूला है ये होता है यहाँ पर a1 टाइम्स a2 माइनस a0 टाइम्स a3 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a1। सिमिलरली b2 का जो फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये रहता है a1 टाइम्स a4 माइनस a0 टाइम्स a5 डिवाइडेड बाय a1। अब आपको ये फॉर्मूला हो सकता है कैलकुलेट कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन ये बेसिकली बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए ये कैसे बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजुलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा पहला एलिमेंट है a1, हम क्या कर रहे हैं इस a1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में माइनस a0 और a3 का कॉम्बिनेशन। देखिए a1 a2 माइनस a0 a3 डिवाइडेड बाय ये वाला एलिमेंट। तो b1 कैलकुलेट करने के लिए हमने ये किया था। अब b2 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए b2 जो है कुछ इस तरह से बना है। फिर से हमने ये पहला वाला एलिमेंट लिया a1 टाइम्स a4 और बाद में a0 टाइम्स a5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया और डिवाइडेड बाय फिर से ये पहला वाला एलिमेंट ही रहेगा a1। अब आप बता सकते हैं कि b3 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके देखिए कि b3 कैसे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये पहला वाला एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय a6 करना पड़ेगा। तो a1 टाइम्स a6 माइनस a0, फिर से हमने पहला एलिमेंट ही लेना है, a0 टाइम्स a7 रहेगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा फिर से a1। तो इस तरह से हमने b1, b2, b3 कैलकुलेट किया। अब आपको c1, c2, c3 कैलकुलेट करना है। c1 का जो फॉर्मूला है ये बन जाता है, देखिए c1 इक्वल टू, अब c1 के लिए यहाँ पर है हमारा c1 तो ऊपर वाले रो पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे b1 का और a3 का। तो यहाँ पर c1 का फॉर्मूला हो जाएगा b1 टाइम्स a3 माइनस, अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a1 और b2 और डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली टर्म ही रहेगी दैट इज b1। इसी तरह से आप c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। c2 का जो फॉर्मूला है ये बन जाता है यहाँ पर c2 के लिए भी देखिए b1 a5, ये b1 और a5 के साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस a1 और b3 के साथ, यानी हमें पहला एलिमेंट और फिर जो प्रीवियस लिया था उसके आगे वाला एलिमेंट लेना है। तो इस तरह से ये आ जाता है a1 टाइम्स b3 डिवाइडेड बाय फिर से b1, ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर c2। अब इसी
के सीक्वेंस में आप C3 कैलकुलेट कर सकते हैं और जो नेक्स्ट रहेगी रो D1 D2 D3 इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये था s टू द पावर n-3, इसी को रिड्यूस करते जाएंगे s टू द पावर n-2, इस तरह से आखिरी वाली जो रो रहेगी वो रहेगी s टू द पावर 0 और ये जो एलिमेंट रहता है मोस्टली कांस्टेंट आता है जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था। ये है रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसी के बेसिस पे हमें रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करने के लिए हमें ये जो पहला वाला कॉलम रहता है ये देखना पड़ता है। ये जो पहला वाला कॉलम है रूट्स एरे में, अगर इन सभी के साइन जो है ये सेम रहती है, सभी एलिमेंट्स की साइन सेम रहती है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम स्टेबल है। और अगर यहाँ पर साइन चेंज होता है, यानी ये देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बीच में निगेटिव आ जाएगा तो सिस्टम उस केस में अनस्टेबल रहती है। तो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल देयर आर नो साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ रूट एरे। तो रूट एरे के पहले कॉलम में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नंबर ऑफ हमने यहाँ पर देखिए सिस्टम स्टेबल के बारे में बोल दिया है, लेकिन अगर वहाँ पर साइन चेंजेस रहते हैं यानी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स दैट इज लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, एस प्लेन के राइट हैंड साइड पे कितने पोल्स आते हैं ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने साइन चेंजेस होगी उतने एग्जांपल से कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव है कुछ इस तरह से और एक एलिमेंट आ जाता है निगेटिव, फिर से पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये अगर रूट एरे है और इस केस में आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव थे लेकिन यहाँ पर आ गया एक साइन चेंज, तो ये हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव पहला साइन चेंज और ये हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव दूसरा साइन चेंज, यानी यहाँ पर दो साइन चेंजेस है। तो नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे हो जाते हैं 2 और ये सिस्टम फिर हो जाएगी अनस्टेबल। ये है रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसकी 2 स्पेशल केसेस रहती है। देखिए हमने कहा है कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव एलिमेंट्स आया तो, लेकिन एक केस ऐसी हो सकती है जिसमें एक एलिमेंट जो अपना रूट एरे है उसका पहला वाला एलिमेंट एक रो का 0 रहेगा और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसी रो में के वो नॉन ज़ीरो रहेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए इस केस में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रो है इसमें ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है 0 और रिमेनिंग एलिमेंट्स है नॉन ज़ीरो। ये कुछ भी कौन सी भी रो हो सकती है, इसमें से ये भी रो हो सकती है कि इसमें पहला एलिमेंट 0 रहे और दूसरे एलिमेंट्स जो है नॉन ज़ीरो रहे। तो ऐसे केस में आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो निगेटिव आएगा। तो ऐसे केस में इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ अलग मेथड रहती है। तो ये मेथड्स क्या है मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बताने जा रहा हूँ। और ये है केस 1 और केस 2 भी इसी तरह से रह सकती है जिसमें पूरा का पूरा रो ऑफ 0 आपको मिलेगा। रूट एरे में पूरा का पूरा एलिमेंट्स जो है ऑल द एलिमेंट्स इन द रो आर 0, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रो में पूरी की पूरी रो ऑफ 0 मिल गई। रो ऑफ 0 मिल गई तो फिर से आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए कोई अलग टेक्निक रहेगी जिसे मैं फिर से आने वाले न्यूमेरिकल्स में कवर करूँगा। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कुछ इस तरह से रहती है कि तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज़ जो है कुछ इस तरह से है। पहली पॉसिबिलिटी है रूट्स जो है वो जे ओमेगा एक्सिस पे सिमेट्रिकली रियल रूट्स रहेंगे और वो जे ओमेगा एक्सिस छोड़ के इधर लाई करेंगे। तो देखिए ये सिमेट्रिकल रूट्स है, ये जे ओमेगा एक्सिस रहता है हमारे एस प्लेन में और ये रहता है सिग्मा एक्सिस यानी रियल एक्सिस। तो ये पोल्स हो सकता है ये -3 है और ये वाला पोल जो है ये +3 है। तो ये सिमेट्रिकली जो ओमेगा एक्सिस के अराउंड लाई करेंगे। दूसरा रह सकता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस हमें पता है ये वाला, इस पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा। अब ये भी जो सिस्टम है ये अनस्टेबल तो नहीं रहेगी लेकिन मार्जिनली स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर सेकंड केस ऐसी हो सकती है। थर्ड केस रह सकता है सिमेट्रिकली लोकेटेड कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स रूट्स अबाउट जे ओमेगा एक्सिस। तो ये हो सकता है कि जे ओमेगा एक्सिस पे कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स रहे जो सिमेट्रिकली लोकेटेड रहे कुछ इस तरह से। और फोर्थ पॉसिबिलिटीज जो है ये है रिपीटेड रूट ऑन जे ओमेगा एक्सिस। तो ये अपना जे ओमेगा एक्सिस है, इस पे हो सकता है दो पोल्स एट अ टाइम रहे कुछ इस तरह से, यानी सिंगल पोल से ज़्यादा पोल्स रहे तो रिपीटेड पोल्स ऑन दी जो ओमेगा एक्सिस। ऐसे अलग अलग केसेस रह सकती है। उसके बेसिस पे सिस्टम एक तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल रहेगा। इसको सॉल्व करते वक्त हमें पता चल जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा रूस क्राइटेरिया से। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।